अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अहमद एंड यू आर वाचिंग डियर जोलॉजिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हमने द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना है। नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 हम स्टडी कर रहे हैं और इसका लेक्चर नंबर 3 है ये, जिसमें हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना है। अब जी बात करते हैं कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है क्या चीज़ें। देखें, ये स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को कंप्लीट किया अल्लाह ताला ने कि पहले जो हम ह्यूमंस हैं, अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जी एटम से लेके हम बिल्कुल एक बायोस्फीयर लेवल तक गए हुए हैं। जैसे जैसे स्टडीज़ इंक्रीज़ होती गई हैं टाइम टू टाइम, वैसे वैसे नॉलेज में इजाफा होता गया है और वैसे वैसे ही चीज़ों को डिवेल्प किया गया है। अगर हम एक ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम एक सेल से लेके एक पूरे इंडिविजुअल के ऊपर मुश्तमिल है। हमारी जो बॉडी है वो सेल्स के ऊपर, टिश्यूज़ के ऊपर और फिर ऑर्गन्स के ऊपर, ऑर्गन सिस्टम्स के ऊपर मुश्तमिल है और फिर हम इन सब चीज़ों को मिलाकर एक इंडिविजुअल बनता है। तो इसी का नाम द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज ऐसे किया हुआ है अल्लाह ताला ने कि उसके बाद चलिए हम स्टडी करते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले बताया है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइफ के मुख्तलिफ फिनोमेना को समझने के लिए जो बायोलॉजिस्ट है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करता है डिफरेंट लेवल्स। अब बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सबसे पहले यहाँ पर है जी सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल या फिर सब एटॉमिक लेवल ये है कि जो आप सभी ने एटम्स के बारे में तो सुना होगा कि एटम्स वो होते हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बस एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट थिंग है इस यूनिवर्स में जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। लेकिन जो एटम है वो फर्दर जो सब उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर तो मुश्तमिल होता है, हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसमें कौन कौन से हैं जी? वो प्रोटॉन्स वगैरह, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। ठीक है जी। ऑल टाइप ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट कंटेन्स अ सिंगल काइंड ऑफ एटम। एटम मीन्स मतलब नॉट टू कट, जो कट नहीं हो सकता, कि तमाम का तमाम जो मैटर है वो एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है और हर जो एलिमेंट है वो एटम्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। एंड द एटम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वही बात आ गई जी, जो एटम्स हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। जैसा कि स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो हैं जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, वो न्यूट्रॉन्स हैं। अच्छा जी, ये तो बात होगी एटम्स की। अब एटम्स का हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है? देखिए जी, जो एलिमेंट्स हैं कुदरत में पाए जाते हैं, नेचर में नेचुरली जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो होते हैं जी 92। लेकिन 92 में से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर हैं और हमारी बॉडी उनसे मिलके बनी है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आउट ऑफ 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर 16 आर बायो एलिमेंट्स। यहाँ पर बात की जा रही है बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनसे हमारी बॉडी मिलकर बनती है। 16 बायो एलिमेंट्स की बात की जा रही है। देखिए जी, यहाँ पर है जी कि उन्होंने ये आपका एक एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि हमारी बॉडी कितने परसेंट किन एलिमेंट्स के साथ मिलकर बनी है। ठीक है जी। आउट ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स, यहाँ पर इन बायो एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है एक 6 के ग्रुप में और एक 10 के ग्रुप में। ठीक है, ये वाले जो 6 हैं ये बॉडी का 99% बनाते हैं। बॉडी मास जो है हमारी बॉडी का वो 99% बनाते हैं, जबकि जो बाकी के 10 एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 1% बनाते हैं। ये इन 6 में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो है ये 99% बॉडी का बनाते हैं ये। ठीक है जी। ऑक्सीजन 65, कार्बन 18%, नाइट्रोजन 10%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फॉस्फोरस 1%। और बाकी के ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जिनमें पोटाशियम, सल्फर, कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये सब जो चीज़ें हैं ये सिर्फ 1% बॉडी का बनाती हैं। और ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए कि कितने एलिमेंट्स 99% बनाते हैं और कितने एलिमेंट्स 10% बनाते हैं और ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात होगी सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल की। यहाँ पर एक साथ में एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें उन्होंने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में बताया है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये एक एटम है तो इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो होंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होंगे, इसके इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। ठीक है जी। और जो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में होगा वो उस हिसाब से अगले एटम के साथ वो रिएक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर एस में है तो एस के साथ करेगा, अगर पी में है तो वो पी के साथ करेगा। ये आप केमिस्ट्री में डिटेल से पढ़ सकते हैं इसको, ये उन्होंने बस एक समझाने के लिए बताया। उसके बाद है जी मॉलिक्यूलर लेवल। अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात करें, मॉलिक्यूल की बात करें, आपने पहले एक ब्रांच पढ़ी होगी
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, जिसमें हमने ये देखा था कि हमारी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जैसे कि प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स वगैरह, इन चीज़ों की जो स्टडी है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाती है। लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल से क्या मुराद है, मतलब ये कि यहाँ पर उन मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है जिनसे हमारी बॉडी मिलके बनती है, जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं। ठीक है जी, वो मॉलिक्यूल्स जो कि हमारी बॉडी में मौजूद हैं या फिर हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, उनको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ये बायोमोलिक्यूल जो हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ये बिल्कुल एक सिंपल फॉर्म में नहीं होते, ये अलग अलग नहीं होते, ये एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। जैसा कि यहाँ पर अगर हाइड्रोजन है और प्लस ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो ये वाटर बना देगा, और ये इस तरह ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स bioelements usually do not occur in isolated forms, rather they combine through ionic and covalent bonding, कि वो कोवलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। ठीक है जी, क्या होते हैं जी, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और इनको हम बायोमोलिक्यूल्स का नाम देते हैं। अब ये बायोमोलिक्यूल जो हैं ये दो तरह के होते हैं, ये एक तो उनको कहते हैं जी माइक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरा हम कहते हैं जी मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका जो वेट है वो थोड़ा लो होता है, जैसा कि ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, जबकि मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो मोलिकुलर वेट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल स्टार्च, प्रोटीन्स वगैरह, इनमें रेड ब्लड सेल्स या फिर हीमोग्लोबिन भी इसी में आएगा। ठीक है जी, ये था हमारा मोलिकुलर लेवल, जिसमें हमने देखा कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और माइक्रो और मैक्रो मोलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम यहाँ पर आगे बात करें, तीसरे नंबर पे जो लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का वो है जी ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनेली क्या होती है और एक सेल क्या होता है। ठीक है जी, देखें बायोमोलिक्यूल्स, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें आपको बताया स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ग्लूकोज, वाटर वगैरह, जब ये सब चीज़ें असेंबल हो जाते हैं एक पर्टिकुलर वे में तो ये ऑर्गेनेली बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी, ये एक ऑर्गेनेली बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनेली है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ये डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। The organelles are actually subcellular structures and when they assemble together units of life cells are formed। जैसा कि आपने यहाँ पर पढ़ा कि जो एटम है, एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स उसमें कौन कौन से थे, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वगैरह सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे उसके। ऐसे ही जब बायोमोलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो ऑर्गेनेलीज बनती हैं। अब ये जो ऑर्गेनेलीज हैं बाद में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो हैं, ये फॉर एग्जांपल अगर ये तीन ऑर्गेनेलीज हैं और ये बायोमोलिक्यूल्स के साथ मिलके बनी हैं, जब ये जुड़ जाएंगी आपस में तो एक सेल बना देंगी। ठीक है जी, क्या बना देंगी, एक सेल बना देंगी, और सेल्स को यूनिट्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ऑर्गेनेलीज के बारे में आप डिटेल से आगे पढ़ेंगे कि कौन सी ऑर्गेनेली क्या काम करती है और ये सेल के अंदर इसका क्या रोल है। ठीक है जी, यहाँ पर पढ़ते हैं जी। पहले इन्होंने ऑर्गेनेलीज के बारे में बताया कि ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। ये ऑर्गेनेली है, ये ऑर्गेनेली है, ये ऑर्गेनेली है। इन सभी ऑर्गेनेलीज का जो फंक्शन है वो अपना अपना है। इसका काम क्या है जी, प्रोटीन बना रही है ये जी डीएनए की सिंथेसिस कर रही है, इसका काम अपना है जी। ये सब चीज़ें जब जुड़ जाती हैं आपस में तो ये काम तो अपना अपना ही करती हैं, लेकिन कलेक्टिवली इनका जो फंक्शन है वो एक सेल परफॉर्म करता है। ठीक है जी, वो सेल का फंक्शन बन जाता है। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी है कि जैसा कि यहाँ पर है कि जी फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी की प्रोडक्शन करता है। ठीक है जी, वो एनर्जी हाउस ऑफ सेल है। और राइबोसोम जो हैं ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है जी, ये उन्होंने एग्जांपल दी है ऑर्गेनेली की। जब ये ऑर्गेनेल्स मिल जाती हैं तो एक सेल बन जाता है। In this way, functions of the cell are accomplished by these specialized structures. It is an example of the division of labor within the cell. कि division of labor ये है कि हर काम को डिवाइड किया गया है, हर सेल जो हर ऑर्गेनेली जो है वो अपना अपना काम कर रही है और इन सब का जो फंक्शन है वो कलेक्टिवली एक सेल का फंक्शन बन जाता है। ये बात चलिए जी, अब ये तो बात होगी ऑर्गेनेलीज़ की। अब बात करते हैं जी सेल की। अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि एक सिंगल सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। जैसा कि यहाँ पर उन्होंने प्रोटिस्ट के बारे में बताया है जो कि सिंगल सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, एक ही सेल होता है और वहीं से उनकी जो लाइफ है वो गुजरती है। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड लाइन है उसमें उन्होंने फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में बताया है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। अच्छा, इनको ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, इनको मल्टी सेलुलर भी कहते हैं, और जो सिंगल सेल के ऊपर होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम भी देते हैं। ये हो गया जी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 3 नंबर पे के ऑर्गेनेली और सेल लेवल।
क्या होते हैं। अब बात करते हैं जी हम टिश्यू लेवल की। टिश्यू लेवल क्या है जी? जैसा कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल में हमने देखा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और ऑर्गेनली जो थी वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने मिलके ऑर्गेनली बना दी और काफ़ी सारी ऑर्गेनल्स मिलके एक सेल बना रहे हैं। अब काफ़ी सारे जो सेल्स हैं वो मिलके एक टिश्यू बना देंगे। ठीक है जी, टिश्यू लेवल में हमने बात करनी है टिश्यू की। टिश्यू क्या होते हैं? इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सिमिलर सेल्स, एक तरह दिखने वाले सेल्स जो जिनका फंक्शन सेम होता है, उनको इकट्ठा ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है एक ही ग्रुप में। फॉर एग्जांपल अगर ये सेल्स हैं, ये एक ही तरह के हैं, एक ही जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो जनाब इनको हम जोड़ देंगे और ये जी हमारे पास टिश्यू बन गया। ठीक है जी, लूज शीट ऑफ बंडल ऑफ सेल्स, ये हमारे पास बन गया जी एक टिश्यू। अब क्या है जी, सेल्स तो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उन सेल्स के साथ साथ जो टिश्यू है वो भी अपना काम कर रहा है। कैसे? अभी आपको पता चलता है। वी कैन डिफाइन टिश्यू एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन। कि सेल्स जो हैं वो अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो टिश्यू का काम भी कर रहे हैं। कैसे? ईच सेल इन ए टिश्यू कैरीज ऑन इट्स ऑन लाइफ प्रोसेसेस लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह वगैरह। कि एक जो सेल है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में अपनी जो लाइफ साइकिल है उनका, उसमें वो सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहा है, वो प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, वो सारे काम कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ इट आल्सो कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू। वो प्रोसेसेस भी कर रहा है जो टिश्यू की जो फंक्शन है, जो टिश्यू काम कर रहा है उसके लिए जो ज़रूरी है वो काम भी कर रहे हैं। ये सेल्स की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने मिसाल दी है, जैसा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़। प्लांट्स के अंदर देखें सेल्स के साथ मिलके बना है, एनिमल्स सेल्स के साथ मिलके बने हैं, प्लांट्स सेल्स के साथ मिलके बने हैं। लेकिन अब बात आ रही है टिश्यू की, कि टिश्यू कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ के अंदर अगर आप एग्जांपल देखें नर्वस टिश्यूज़ की, मस्कुलर टिश्यूज़ की वो स्ट्रेच हो रहे हैं। ठीक है जी, वो रिलैक्स हो रहे हैं। देखें हमारा जो हाथ है वो स्ट्रेच हो जाता है, फिर वो रिलैक्स हो जाता है। तो ये सब मेले सेल्स के साथ ही बने हैं, सेल्स के साथ मिलके बने हैं, लेकिन इनके जो टिश्यूज़ हैं वो अपना काम कर रहे हैं, सेल्स अपना काम कर रहे हैं। ये है जी इसका टिश्यू लेवल। अगर हम उससे आगे बढ़ें तो आगे आता है जी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल अलग चीज़ है, ऑर्गन मैं आपको बताता हूँ। ऑर्गन क्या होता है कि काफ़ी सारे टिश्यूज़ मिल गए हैं तो वो एक ऑर्गन बन गया। जैसा कि इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स more than one type of tissue having related functions are organized together and make a unit called organ। कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर उन टिश्यूज़ को मिला दिया जाता है जिनका फंक्शन एक ही हो, एक जैसा हो। ठीक है, उनको ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है एक दूसरे के साथ और वो ऑर्गन बन जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छी एग्जांपल दी है, वो दी है स्टमक की। कि अच्छा स्टमक में कैसे? स्टमक हमारा एक ऑर्गन है। अब उसके अंदर उन्होंने कहा, यहाँ पर उन्होंने कहा कि मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज़, कि एक से ज़्यादा किस्म के जो टिश्यूज़ हैं वो आपस में मिलके ऑर्गन बनाते हैं। अब देखें जी ये स्टमक है, स्टमक का काम क्या होता है कि फूड उस अंदर उसके जाता है डाइजेस्ट होने के लिए, फूड स्टोरेज के लिए स्टमक इस काम के लिए यूज़ किया जाता है। कैसे? देखिए जी यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 2 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन दी स्ट्रक्चर। इन इट्स स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर में 2 तरह के टिश्यूज़ होते हैं। एक होता है जी एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं। उसका काम क्या होता है कि जी गैस्ट्रिक जूस को खारिज करता है प्रोटीन की डाइजेशन के लिए। एक काम ये हो गया एक टिश्यू का। दूसरा टिश्यू आ गया इनमें मस्कुलर टिश्यूज़। इसका काम क्या है? परफॉर्म्स कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ स्टमक वॉल्स। स्टमक की जो वॉल्स हैं वो इस तरह से वो जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो उनके अंदर जो फूड होता है वो ग्राइंड होता है, वो पिसता है, वो उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं ताकि उसको फूड को डाइजेस्ट किया जा सके। देखें अब 2 टिश्यू जो हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब उनको कलेक्टिवली हमने जमा कर दिया तो वो उन्होंने क्या बना दिया? स्टमक बना दिया। अब स्टमक का काम क्या है? फूड की डाइजेशन करना, फूड को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके उनमें से प्रोटीन्स वगैरह निकाल के बॉडी को पहुंचाना। ये है जी स्टमक का काम। तो इस तरह से ये हमारे पास एक ऑर्गन आ गया। अब बात की है जी उन्होंने ऑर्गन सिस्टम की। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम में द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल। डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। यहाँ पर हमने डिफरेंट टिश्यूज़ को जोड़ा, यहाँ पर हम डिफरेंट ऑर्गन्स को जोड़ रहे हैं। हर ऑर्गन अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन कलेक्टिवली उनका फंक्शन जो है वो एक जैसा हो जाता है। कैसे?
देखें जी, उन्होंने कहा है कि इन एन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन कैरीज इट्स आउट इट्स स्पेसिफिक फंक्शन एंड द फंक्शंस ऑफ ऑल ऑर्गन्स अपीयर एज अ फंक्शन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। ये बात आपको आएगी एक एग्जांपल से समझ। अब उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दी है किस चीज़ की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स यूज़ हो रहे हैं एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जब आप सुनते हैं नाम डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो आपके जहन में क्या बात आती है? आपके जहन में ये बात आती होगी कि फूड जा रहा है जी, स्टमक में जा रहा है फूड को तोड़ दिया जाता है, फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं हम, और प्रोटीन्स जो हैं वो बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं, और बाकी जो मटेरियल एक्सक्रीशन वाला होता है हम उसको बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। ये होता है जी डाइजेस्टिव सिस्टम में। लेकिन इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स का यूज़ हो रहा है। कैसे? मेजर ऑर्गन्स इन इट्स फ्रेमवर्क आर ऑरल कैविटी, जहाँ से हम खुराक लेकर जाते हैं अपने स्टमक के अंदर। ऑरल कैविटी इज़ अ पाथवे, जहाँ से हम खाना लेकर जा रहे हैं, जबकि स्टमक जो है आगे जहाँ पर फूड की स्टोरेज हो रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ लिवर एंड पेंक्रियास तक जाता है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन लिवर वगैरह हैं, ये फूड की यहाँ पे वो होती है, अब्जॉर्प्शन होती है यहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह की, और जो मटेरियल बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है थ्रू पेंक्रियास। देखें जी, ये एक इसमें डिफरेंट जो है ऑर्गन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन लिवर वगैरह डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। ये ऑर्गन्स मिल के आपस में एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं, जिसके ज़रिए हमें पता चलता है जी, कलेक्टिवली हम इसे डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम दे देते हैं। ये है जी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। आगे बढ़ें जी, तो हमें आगे पता चलता है कि इंडिविजुअल लेवल। अब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जब मिल जाते हैं तो हम उसे इंडिविजुअल लेवल का नाम दे देते हैं। कैसे जी? कि different organs and organ systems are organized together to form an individual or organism. In organism, the functions, processes and activities of various organ systems are coordinated. बहुत सारे organ systems जो हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। जैसा कि अब डाइजेस्टिव सिस्टम आप लगा लें, या फिर आप जो है हार्ट की पंपिंग, जो हमें ऑक्सीजन इनहेल और एक्सहेल करने में मदद देता है, या फिर ब्लड की पूरी बॉडी में सर्कुलेशन करता है। अब ये दोनों आपस में मिल जाएं, उसके बाद ये मस्कुलर सिस्टम हमारा मिल जाए, तो ये सब चीज़ें मिलके आपस में हमें एक जो इंडिविजुअल है वो बनाती हैं। अब यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी है, बहुत ही प्यारी एग्जांपल है, इससे आपको बिल्कुल कंप्लीटली समझ आ जाएगा कि जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो कैसे जुड़ते हैं। देखिए जी, जब एक आदमी कंटिन्यूस हार्ड एक्सरसाइज कर रहा हो, जब एक आदमी एक्सरसाइज कर रहा हो, तो बस वो आप देख रहे हैं कि बस वो हिलजुल रहा है और एक्सरसाइज हो रही है, नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। जैसा कि मसल्स जो हैं वो वर्किंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, वो स्ट्रेचिंग हो रही है, उनकी रिलैक्सिंग हो रही है, ठीक है। अब वो हो गया, देयर इज़ एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट। अगर आप कुछ देर भाग लें ज़्यादा तेज़ी से, तो आपकी हार्ट बीट भी फास्ट हो जाएगी, आपका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो भी तेज़ हो जाएगा, आप बहुत जल्द इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस करेंगे, ऑक्सीजन अपने अंदर लेकर जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। ये सब चीज़ें एक ही वक्त में हो रही हैं, और ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। हार्ट बीट अलग है, रेस्पिरेशन अलग है, और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वो अलग चीज़ है। ये सब चीज़ें मिल के आपस में एक कंबाइंड चीज़ बना रही हैं, और वो ये है कि हम हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं जी। This accelerated rate of respiration and heart beat supplies more oxygen and food to the muscles which they need for continuous work. देखिए जी, आपस में कोऑर्डिनेट हो रहे हैं कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू और हार्ट बीट के प्रोसेस के थ्रू मोर ऑक्सीजन और मोर फूड जा रहा है हमारे ब्लड के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर ज़्यादा एनर्जी जा रही है, ताकि हम अपना काम कंटिन्यूली उसको कंटिन्यू कर सकें, अपने काम को जारी रख सकें। सब चीज़ें आपस में कोऑर्डिनेट हो गई, और ये सब चीज़ें मिलकर बनाती हैं हमारे पास एक इंडिविजुअल लेवल। ये बात आ गई जी हमारे पास इंडिविजुअल लेवल की। अगर अच्छा जी, उसके बाद है जी पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल क्या होता है? बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलके एक जगह पे वो पॉपुलेशन लेवल बना देते हैं। जैसा कि यहाँ पर है जी, पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफरेंट। देखें, ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है, और ये एक इंडिविजुअल है। ये जी ऑर्गेनिजम्स हो गए ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम टाइम। ये एक इनका रीजन है। यहाँ पर मैंने इनको रख दिया एक ही वक्त में, एक ही जगह पे। ये वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं ये एक पॉपुलेशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं जी? ये एक पॉपुलेशन बना रहे हैं। ये होगी जी इसकी डिफाइन। एग्जांपल में उन्होंने ये बताया कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है पाकिस्तान के अंदर 2010 टाइम बता दिया उन्होंने, एट द सेम टाइम सेम प्लेस क्या जी? पाकिस्तान, और कंप्राइज ऑफ 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स। ये पाकिस्तान में 2010 में
173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स थे, ह्यूमंस थे, पाए जा रहे थे एक ही वक्त में, एक ही जगह पे। ये है जी पॉपुलेशन लेवल। आगे आ गया जी कम्युनिटी लेवल। देखें कम्युनिटी लेवल क्या है कि इज़ एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस, बहुत सारी पॉपुलेशंस। पॉपुलेशन हमने क्या देखा कि एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स एक ही जगह पे पाए जा रहे हैं, तो ये हमारे पास बन रही है पॉपुलेशन। अब ह्यूमंस की पॉपुलेशन अलग होगी। अब अगर हम रैबिट्स की पॉपुलेशन देखें वो अलग है। अगर हम तालाब के अंदर फिशेस की जो पॉपुलेशन है उसको देखें वो अलग है। बर्ड्स की पॉपुलेशन अलग है। जब ये सारी पॉपुलेशंस एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाएंगी तो ये बना देगी हमारे पास कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कम्युनिटी इज़ फॉरेस्ट, जहाँ पर आपको डिफरेंट सारी पॉपुलेशन देखने को मिलेंगी। वहाँ पर प्लांट्स की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पर डिफरेंट बर्ड्स होंगे, वहाँ पर डिफरेंट मॉस्किटोज़ होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये सब मिलके बनाती हैं जी एक कम्युनिटी। अब कम्युनिटीज़ जो है वो दो तरह की होती हैं। एक होती है जी कम्प्लेक्स कम्युनिटी और दूसरी होती है जी सिंपल कम्युनिटी। कम्प्लेक्स कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशंस होती हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं होता, उसके इंडिविजुअल्स बहुत सारे होते हैं, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन सिंपल जो कम्युनिटी है उसमें हमें पता चल जाता है कि जनाब ये वाली चीज़ कौन सी है और इसके कितने इंडिविजुअल्स हैं, ये कौन सी पॉपुलेशन है। ठीक है। कम्प्लेक्स कम्युनिटी में फॉरेस्ट कम्युनिटी आ गई, जहाँ पर एक पॉन्ड कम्युनिटी, फॉरेस्ट कम्युनिटी, जहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन एक सिंपल कम्युनिटी कैसे है जी फॉलन लॉग। फॉलन लॉग क्या होता है जी ग्लेशियर चीज़ों के ऊपर किसी चीज़ का उगाना, चीज़ जो डिकम्पोज हो रही होती हैं चीज़ें, उनके ऊपर आप देखते हैं जी डिफरेंट एनिमल्स वगैरह सर्वाइव करते हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उनको हम काउंट कर सकते हैं, वो सिंपल कम्युनिटी हैं। अगर इन्वायरमेंट के अंदर कुछ चेंज आता है तो वो सिंपल कम्युनिटी को ज़्यादा इफेक्ट करेगा क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है, वो काउंटेबल हैं। लेकिन जो काउंटलेस हैं, जो कि जैसे कि कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, उनके ऊपर ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी। अब बात आ गई जी बायोस्फीयर लेवल की। जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ आपस में जुड़ जाती हैं, जैसे कि वो जगह जहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज़ वगैरह हों, उनको हम बायोस्फीयर लेवल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक टुकड़ा है ज़मीन का और इसके ऊपर बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। एक कम्युनिटी है जी फॉरेस्ट की कम्युनिटी आ गई, सहरा में एक कम्युनिटी आ गई, और एक आ गई जी पॉन्ड की कम्युनिटी आ गई, एक बर्फ़ में रहने वाले जानवर की कम्युनिटी आ गई। यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट कम्युनिटी जहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन रह रही हैं, वो है जी आपका बायोस्फीयर लेवल। यहाँ पर एक लास्ट लाइन लिखी हुई है कि इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल इकोसिस्टम्स, तमाम इकोसिस्टम्स जो कि एक जगह पे खित्ते में रह रहे हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ को हम क्या कहते हैं। वो है जी हमारा बायोस्फीयर लेवल। ठीक है जी, ये हमारा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि आपने देखा इस लेक्चर में कि कैसे एक सब एटॉमिक लेवल से लेके हमने एक बायोस्फीयर लेवल तक की स्टडी की है कि जो एक ह्यूमन है, जो एक ऑर्गेनिज्म है, वो किन किन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है, सेल के ऊपर, ऑर्गेनेलिज़ के ऊपर, ऑर्गन सिस्टम्स के ऊपर। इस तरह से इनको ऑर्गेनाइज़ किया गया है इन अ प्रॉपर वे। और ये सब कुदरत है अल्लाह ताला की, जिन्होंने इंसानों को, बाकी सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से पैदा फरमाया। ठीक है जी, अब मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जो कि हमारा होगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। इसमें हमने यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स और कॉलोनीज़ के बारे में डिस्कस करना है कि कौन से सेल्स कहाँ पर किस तरह से पाए जाते हैं। मिलते हैं जी आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।